प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन नसों के दर्द के लिए कौन सी दवाई लेनी है, इस बात को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों दवाइयों की सिमिलैरिटीज के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, और हम बात करेंगे कि एविडेंस यानी कि रिसर्च हमें क्या बताती है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी दवाई ज्यादा अच्छी रहेगी और ज्यादा कारगर रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक भी ये दवाइयां लेने के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिलता है। तो जरूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सही दवाई सही तरीके से लेंगे तभी आपको आराम मिलेगा और ये चॉइस बहुत अहम है। तो ये दोनों दवाइयां एक ही फैमिली की हैं, यानी कि इनको हम भाई बहन भी कह सकते हैं। तो उस फैमिली का नाम है गाबापेंटेनॉइड्स। ये वो दवाइयां हैं जो नसों के दर्द में इस्तेमाल होती हैं। नसों का दर्द जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे कि शियाटिका, जैसे कि हर्पीज जोस्टर होने के बाद वाला दर्द जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। तो ये दोनों ही दवाइयां ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है। नसों के दर्द के अलावा इन दवाइयों को हम एपिलेप्सी यानी कि फिट्स या सीजर्स और कई और कंडीशंस जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उनमें भी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाइयां जो हैं ये नॉर्मल पेन किलर्स से बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि ये नसों पे काम करती हैं। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये कैल्शियम चैनल्स पे काम करते हैं, जिसकी वजह से नसों पे कामिंग इफेक्ट आता है। उनकी जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम होती है। इन कारणों की वजह से जो हमारा पेन का सिग्नल जो हमारे दिमाग तक जाता है, जहां हमें दर्द महसूस होता है, वो भी कम हो जाता है और हमें दर्द से निजात मिलती है, यानी कि आराम मिलता है। क्योंकि इनके काम करने का तरीका अलग है, तो इनका जो इफेक्ट आता है वो भी बिल्कुल अलग तरीके से आता है, यानी कि इन्हें काम करने में समय लगता है। ये वैसा नहीं है कि हमने एक पेन किलर लिया और अभी आराम आ गया। इन दवाइयों को कुछ समय तक लेना पड़ता है, उसके बाद ही इनका आराम हमें दिखना शुरू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इन दोनों दवाइयों में सिमिलैरिटीज क्या है, यानी कि कॉमन चीजें क्या है। बहुत सारी सिचुएशंस में जहां नसों की प्रॉब्लम है या नसों का दर्द है, दोनों दवाइयां बिल्कुल कारगर रहती हैं और इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोनों दवाइयों को काम करने में समय लगता है। दोनों दवाइयों का जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, जैसे कि दिन में नींद आना, चक्कर लगना, थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, थोड़ा बैलेंस में प्रॉब्लम होना, एक मेंटल फॉग जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा मुंह का सूखना, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, साइड इफेक्ट्स। इसीलिए दोनों दवाइयों को जब हम शुरू करते हैं तो रात की डोज से शुरू करते हैं, ताकि आपकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नींद में ही निकल जाएं और इफेक्ट्स हैं वो हमें अगले दिन तक महसूस हो, ताकि हमें फायदा तो मिले लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे परेशानी ना मिले। दोनों दवाइयों को काम करने में, जैसे हमने पहले भी बात करी, पीक इफेक्ट आने में समय लग सकता है और कई बार ये समय 4 से 6 हफ्ते तक का भी हो सकता है। तो जरूरी है कि हम एक दवाई लें, एक गोली लें, और अगर उससे साइड इफेक्ट्स हो तो हम डिस्करेज ना हो, बल्कि अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस करें। दोनों ही दवाइयों को साइड इफेक्ट्स के चलते हुए हम कम मात्रा में स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे 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 उनको बढ़ाते हैं। दोनों ही दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं वो समय के साथ धीरे धीरे कम महसूस होने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर को थोड़ा सा यूज्ड टू होता है उन दवाइयों के लिए, तो वो साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। दोनों ही दवाइयां एलिमिनेट होती हैं किडनी के थ्रू, और लिवर का रोल इसमें बहुत कम रहता है, ना के बराबर। दोनों ही दवाइयों की डोज हमें कम करनी पड़ती है अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, जिसे कि हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई थी कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, आखिर दो अलग दवाइयां क्यों। तो अगर हम प्रीगैबलिन की बात करें तो वो थोड़ा जल्दी काम करती है गाबापेंटिन से। वो ज्यादा पोटेंट है, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। वो जो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती है, जहां पे उसे काम करना होता है, वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करती है और इसी वजह से उसकी जो डोजेज है वो कम रहती है। जैसे गाबापेंटिन की डोजेज मैक्सिमम 3600 तक जाती है एक दिन में, 3600, जबकि प्रीगैबलिन की मैक्सिमम डोजेज जो है जनरली हम 300 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट 600 तक भी कुछ सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं पर डे। तो ये जो कम डोजेज है ये रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी पोटेंसी ज्यादा है, इसलिए उसकी जरूरत कम मात्रा में होती है। तो काम जल्दी करती है, स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा सा लंबा काम करती है, तो दिन में 2 ही बार लेनी पड़ती है। गाबापेंटिन को जैसे हमें ज्यादातर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि इसको 2 ही बार लेना पड़ता है या कम बार लेना पड़ता है, उसकी वजह से पेशेंट की कंप्लायंस बेटर हो जाती है, यानी कि वो दवाइयां लेना भूलते नहीं है और ज्यादा कंप्लाई करते हैं कि जैसा उनको बताया गया है वैसे ही ले इन दवाइयों को। इसके अलावा कई स्टडीज ये बोलती हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्टडीज हैं जिनके मैं रेफरेंसेस आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि ये बोलती हैं कि गाबापेंटिन से प्रीगैबलिन ज्यादा बेटर काम करती है। एक और जो जरूरी अहम चीज है जिसके बारे में जानना जरूरी है वो ये है कि कॉस्ट इम्प्लीकेशंस क्या है। गाबापेंटिन लंबी समय से हमारे साथ है, यानी कि वो एक पुरानी दवाई है, इसके चलते हुए उसकी कॉस्ट जनरली प्रीगैबलिन से कम रहती है और ये फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कई मरीजों के लिए, क्योंकि ये दवाई हमें लंबे समय तक लेनी पड़ती है। प्रीगैबलिन की कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें उसके खास अप्रूवल हैं, यानी कि वो FDA अप्रूव्ड है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड फाइब्रोमाइल्जिया। इन 2 कंडीशंस में इसको स्पेशल FDA अप्रूवल मिला हुआ है। उसके अलावा प्रीगैबलिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मेरे अपने अनुभव से मैं ये बोल सकता हूँ बहुत सारी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देती है, जैसे कि अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर दवाई है, साइड इफेक्ट्स ड्राउजीनेस का ज्यादा होता है, तो इसलिए ये यंग लोगों में जिनमें नींद या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही हो दर्द की वजह से, उनमें मदद करती है। उसके अलावा कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो बोलते हैं कि फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, यानी कि अगर किसी को सर्जरी के बाद भी कमर में दर्द रह रहा हो, उसमें ये गाबापेंटिन से ज्यादा कारगर रहती है। उसके अलावा अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी हो, यानी कि जो स्पाइन के अंदर नसें होती हैं, अगर उनमें डैमेज हो रखा हो तो उसमें भी ये ज्यादा गाबापेंटिन से कारगर हो सकती है। उसके अलावा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यह है कि जिन लोगों को एलोडिनिया होता है, यानी कि एक नॉन पेनफुल स्टिमुलस से दर्द होता है, जैसे कि कपड़ा अगर किसी शरीर के अंग पे छू रहा हो उससे दर्द हो रहा हो, या हल्का सा कोई हवा चल रहा हो उसकी वजह से दर्द हो रहा हो एक खास एरिया में, ऐसी सिचुएशंस में जहां पे एलोडिनिया या हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, स्पाइन के अंदर जो है काफी चेंजेस होते हैं और उन कंडीशंस में प्रीगैबलिन गाबापेंटिन से ज्यादा काम करती है। अगर हम बात करें गाबापेंटिन की, तो कॉस्ट की तो हमने पहले ही बात कर ली। उसके अलावा जो एडवांटेज रहता है वो उन लोगों में रहता है जहां पे हम साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं चाहते हैं, जैसे कि एल्डरली लोगों में या उन लोगों में जिनमें बैलेंस की प्रॉब्लम है। इन सब लोगों में अगर हम स्ट्रांग दवाई देंगे, उनको बैलेंस में प्रॉब्लम होगा या वो गिर जाएंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, या वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में गाबापेंटिन को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि कौन सी दवाई चूज करेंगे। माइल्ड रखना चाहते हैं तो गाबापेंटिन यूज करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग दवाई की जरूरत है तो प्रीगैबलिन। अगर किसी की कॉस्ट इंप्लीकेशंस है तो क्लियरली गाबापेंटिन बेटर रहेगी। अगर कोई एल्डरली है, कंफ्यूज होने का चांस है या बैलेंस इश्यूज हैं तो गाबापेंटिन बेटर रहेगी। अगर किसी को साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं और स्लो टाइट्रेशन करना चाहते हैं तो भी गाबापेंटिन बेटर रहेगी। अगर कोई यंग है, जल्दी इफेक्ट चाहिए या जिसको स्ट्रॉन्ग दवाई की जरूरत है तो प्रीगैबलिन से ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर कोई बहुत हाई डोजेस पे है तो क्योंकि उसकी टाइट्रेशन बेटर हो सकती है तो प्रीगैबलिन ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है या स्लीप की प्रॉब्लम है या स्पाइन के अंदर की प्रॉब्लम की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है तो उन सब सिचुएशंस में, जैसे हमने पहले भी बात करा, प्रीगैबलिन ज्यादा कारगर रहेगी। अब चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण लोगों को सही दवाई देने के बावजूद भी या लंबा समय तक लेने के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं आता है। सबसे कॉमन गलती जो मैं देखता हूं वो है इनएडिक्वेट ट्रायल, यानी कि दवाई की डोज बहुत कम थी। जैसा कि हमने देखा कि बहुत बड़ी रेंज है, 100 मिलीग्राम से लेकर के 3800 मिलीग्राम तक, प्रीगैबलिन में 25 मिलीग्राम से लेकर के 600 मिलीग्राम तक। तो अगर हम कम डोज पे या कम समय के लिए इस दवाई को लें तो जरूरी नहीं है कि उसके इफेक्ट आए। हाँ, साइड इफेक्ट्स पहले आ जाते हैं, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमें दवाई नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, इससे कोई फायदा तो हो रहा नहीं है बल्कि साइड इफेक्ट्स और आ रहे हैं। तो इनएडिक्वेट ट्रायल इज द मोस्ट कॉमन कॉज आई फाइंड कि ये दवाइयां सही इंडिकेटेड हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं करी, और उसमें थोड़ा सा एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत रहती है, थोड़ा सा डोज एडजस्टमेंट की जरूरत रहती है, जो आपके डॉक्टर अगर आप उनसे जाकर डिस्कशन करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बार ये दवाइयां लो डोज पे नहीं बल्कि ठीक ठाक डोज में शुरू कर दी जाती हैं, उसकी वजह से भी ऐसे साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो कई बार एक स्टेप वापस लेकर के थोड़ा सा डोज कम करने से काफी कुछ बेहतर हो जाता है। जरूरी है याद रखना कि 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। जरूरी है याद रखना कि इस डोज को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जरूरी है याद रखना कि ये कोई एक कोर्स नहीं है हफ्ते 2 हफ्ते का। आपको डॉक्टर साहब ने पहले 2 हफ्ते की दवाई लिखी, आपने उसके बाद बंद कर दी क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं आई, उनके पास वापस नहीं गए। नहीं, उन्होंने 2 हफ्ते की दवाई इसलिए लिखी थी कि वो इफेक्ट देखना चाह रहे थे, उसके बाद उसको बढ़ाना चाह रहे थे ताकि आपकी बॉडी अगर उसको यूज टू हो गई है या अगर आपको कम डोज से ही आराम आ जाए तो बढ़ाना क्यों है फिर। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, अपने डॉक्टर से बात करेंगे और डोज की एडजस्टमेंट में उनका पूरा एडवाइस है उसको फॉलो करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ इंस्टेंट रिलीफ। बाकी पेन किलर से ये हटके है, आपने एक गोली खाई जरूरी नहीं है आराम आएगा, समय देना पड़ेगा इसको, 2 हफ्ते 4 हफ्ते कभी कभी और भी ज्यादा समय, क्योंकि ये दवाई ऐसे ही काम करती है। तीसरी प्रॉब्लम इफेक्ट से तो नहीं रिलेटेड बट मैं कॉमनली देखता हूँ वो है सडनली दवाई को स्टॉप करना। बहुत बार लोगों ने दवाई ली, उनको आराम आने लगा, उन्होंने बोला अच्छा अब तो बेहतर हो गए,
छोड़ दो। ऐसा करने से इफेक्ट वापस जा सकता है, दर्द वापस आ सकता है। जरूरी है कि इसको डॉक्टर के कहे अनुसार जितने समय के लिए उन्होंने कहा है उनके दिए गए एडवाइस के हिसाब से लें। और जब इसको हम बंद भी करना चाहेंगे तो एकदम से सडनली विड्रॉ करने से साइड इफेक्ट आता है, जिन्हें हम विड्रॉल इफेक्ट्स कहते हैं। कभी कभी रिबाउंड पेन भी आ सकता है, मतलब पेन का वापस आना या और भी ज्यादा तीव्रता से आना। तो इसलिए उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली एडजस्ट करके, रिड्यूस करके फिर हटाया जाता है। एक और प्रॉब्लम मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारी और दवाइयां साथ में ली गई या उनके साथ अल्कोहल कंबाइन करी गई, उसकी वजह से साइड इफेक्ट आए और दवाई बंद हो गई। तो अगर आप कोई सिडेटिव दवाई ले रहे हैं, यानी कि नींद की कोई और दवाई ले रहे हैं रात के समय, जो आपको दर्द से तो आराम नहीं दे रही है बट सिडेशन दे रही है, तो हो सकता है कि उनको बंद करने से हम इन दवाइयों की डोज और अच्छे से बढ़ा पाएं और आपको और पेन रिलीफ भी दे पाएं और इनके साइड इफेक्ट जो है यानी कि ड्राउजीनेस, उसको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएं, ताकि आपकी नींद भी बेहतर हो और दर्द में भी आराम मिले। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। वो ये है कि सेफ्टी के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें मॉनिटर करनी है। सबसे पहली चीज तो जब ये दोनों में से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि उसको अल्कोहल और अदर सिडेटिव मेडिसिन के साथ जितना हो सके कम से कम कंबाइन करें और अपने डॉक्टर को उन दवाइयों के बारे में, वो चीजों के बारे में जरूर बताएं। दूसरी चीज, अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें आपको कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट करनी पड़ रही है या गाड़ियां ड्राइव करनी पड़ रही है, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ सकता है। जरूरी है ये बात आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इसके अलावा जब हम दवाई शुरू करते हैं तो हम एक रीनल फंक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, देखने के लिए कि क्या ये शरीर से ठीक से एलिमिनेट हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये एक्यूमुलेट हो सकती है, जिससे साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। इन दवाइयों की वजह से आपकी किडनी या लिवर डैमेज नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको पहले से किडनी प्रॉब्लम है तो इन दवाइयों का एलिमिनेशन, उस पर फर्क पड़ सकता है, जिसकी वजह से शरीर में इकट्ठा होने की वजह से आपको ज्यादा साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है। दूसरी चीज जो हमें मॉनिटर करना जरूरी होता है वो होता है सीएनएस साइड इफेक्ट्स, यानी कि नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, चक्कर आना, नींद आना। ऐसा हमने देखा है कभी कभी एल्डरली में, खास करके जब वो रात में आधी नींद में उठते हैं, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो जरूरी है कि इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए जाएं, खास करके दवाई को शुरू करते समय और उसकी डोज को जब भी हम बढ़ाएं तब भी। हमारे पास रेयर रिपोर्ट्स हैं कि किसी खास मरीज में या किसी खास सिचुएशन में कोई अलग से हट के साइड इफेक्ट्स आए, जैसे कि किसी के हार्ट पे इफेक्ट होना। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन हाई रिस्क और एल्डरली पीपल में इस पे अगर ध्यान रखा जाए तो उसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं है। तो अंत में वीडियो को समराइज करते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि दो दवाइयां हैं, एक लंबे समय से है यानी कि गाबापेंटिन, कम पैसे में आती है, कम साइड इफेक्ट्स है, थोड़ी माइल्ड है। दूसरी है प्रीगैबलिन, जो उससे स्ट्रांग है, उतने ज्यादा समय से नहीं है, लेकिन उसके अपने खास फायदे हैं, खास कंडीशंस में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके खास लाइसेंसेस हैं जिसमें देखा गया है, रिसर्च ने बताया है हमें कि वो फायदा करती है। तो जरूरी है कि हम अपनी दवाई को सही सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि एक दवाई बेहतर है दूसरे से, हर एक का अपना रोल है और बहुत सिचुएशंस में एक दवाई बहुत अच्छे से काम नहीं करती है बल्कि दूसरी वाली कर जाती है। तो कौन से मरीज के लिए क्या बेस्ट रहेगा, अगर आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस हैं तो वो आपको इसमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक काम ना करे तो दूसरी ट्राई करनी पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसको प्लीज और लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, खास करके वो लोग जो इन दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं, और उनके लिए ये जानकारी बहुत अहम और जरूरी है। और अगर आपके इन दवाइयों से लेकर के कुछ और भी सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे ही चैनल पे प्रीगैबलिन पे एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और भविष्य में गाबापेंटिन पे भी मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप दोनों दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है वो ले पाएं। अंत में मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।